ईसाई, पारसी, यहूदी और मुसलमान। तो ऑलरेडी हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एक यूनिफाइड एंड रिफॉर्म्स कोड के तले गवर्न हो रहे हैं 1950s के दशक से। अब अगर मैं इस्लाम धर्म के बारे में बात करूं, तो एक दो चीजें अब तक पूरे डिस्कशन में निकल के आई हैं जिनको हमने यूनिवर्सल मान लिया। हम शायद ये समझ रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के जमाने से जो जिन लॉस को कोडिफाई करने का काम करा गया और जो आज पर्सनल लॉस की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं, ये शायद इस्लाम धर्म की एक अहम पात्र है। इस्लाम धर्म का सबसे फर्स्ट एंड पैरामाउंट सोर्स जो है कुरान, उसके अंदर मात्र 200 वर्सेस जो है फैमिली लॉ से रिलेटेड हैं। और इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकाली गई, जो मौजूदा बहुत बड़े कानूनविद हैं फजान मुस्तफा जी, और यहाँ मेरे पे हाथ में जो है मामला मौजूद है, इसको रिवाइज किया था इकबाल अली खान ने। इकबाल अली खान भी ये कहते हैं, और सबसे बड़ा जो फिक है मुसलमान सुन्नी धर्म के अंदर फिकाह हनफिया, उसके जो फाउंडर है इमाम अबू हनीफा, उनके जो शिष्य हैं काजी अबू यूसुफ, वो भी इस बात को कहते हैं कि कुरान में फैमिली से रिलेटेड, फैमिली अफेयर से रिलेटेड, सिविल अफेयर से रिलेटेड ज्यादा आयतें ना उतरना इस बात की दलील है कि वो परमिट करती है कि बाय द टाइम और बाय द सिचुएशन जहां पे लोग निवास करते हैं, लोग ह्यूमन अपने अनुसार इस चीज को रिफॉर्म करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर मैंने ये इसको स्टैब्लिश कर दिया कि रिफॉर्म की गुंजाइश मौजूद है। अब दूसरा इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्या ये जो पर्सनल लॉज हैं ये इस्लाम धर्म की मूल भूमिका का पात्र हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के सेक्शन 2 में कहा जाता है कि ये सारी जगहों पे इंप्लीमेंट होगा, लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनके अफेयर्स में जो लोकल कस्टम्स है उनको वरीयता दी जाएगी। मैं आप सबके दरमियान सवाल छोड़ने जा रहा हूं, क्या इस तरीके की किसी भी तरीके की वरीयता प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम के किसी प्राइमरी सोर्स में दर्ज कराई गई है? तो साफ तौर से इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड इस चीज पे गाइडलाइंस दे कि आपको शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन तब होगा आर्टिकल 25 से 28 तक कि जब यूसीसी ये गाइडलाइन दे कि आपको नमाज में 2 सजदों के बजाय 4 सजदे करने। इस चीज को समझने की जरूरत है। अब अगर मैं नेगेटिव पहलू की तरफ आगे बढ़ूं, तो दो चीज बात आई है। एक तो गोवा का जिक्र हो रहा है और एक जिक्र हो रहा है उत्तराखंड का। हमें ये समझने की जरूरत है, और ये एक मिथ क्रिएट हो गई है कि शायद इन दोनों जगहों पे यूसीसी लागू है। पहले गोवा की बात करते हैं। क्या गोवा में जो कोड लागू है वो भारतीय है? 1867 में पोर्चुगल में वो लागू होता है, 1869 में वो इनेक्ट हो जाता है गोवा में, क्योंकि 60 के दशक तक तो वो एक पोर्चुगीज टेरिटरी थी। तो बेसिकली वो पोर्चुगीज सिविल कोड है। और क्या वो पूरी तरीके से सारी कम्युनिटीज के लिए यूनिफाइड है? अगर सर्मिनाइजेशन ऑफ मैरिज की बात करें, तो वहां पर सारी कम्युनिटीज को सिविल रजिस्ट्रेशन कराना होगा सिविल रजिस्ट्रार के पास जाकर। लेकिन ये राइट जब क्रिश्चियन के पास आता है तो वो चर्च के पास चला जाता है कि अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया सिविल रजिस्ट्रार में, तो आप चर्च के पास जाके अपनी मैरिज को सर्मनाइज करा सकते हैं। बात करते हैं अगर हम जो है उत्तराखंड की, तो आप देखिए कि आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि ये एंडेवर होगा और ऑल ओवर द टेरिटरी। क्या एक स्टेट में लागू हुआ कानून, इसको आप यूसीसी कह सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल 44 तो कहता है ऑल ओवर द टेरिटरी लागू होगा। और उत्तराखंड का अगर एग्जाम्पल लें, तो उसमें जो ट्राइब्स हैं उनको एक्सक्लूड करा गया। तो एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास कोई मसौदा नहीं है कि जैसे आप देखिए जिस चीज के लिए आप प्रतिबद्ध होते हैं आप उसका कोई मसौदा देते हैं। क्या कोई हाई लेवल कमेटी क्रिएट हुई है? हमारे पास क्या रेजोल्यूशन है? हम इस बात की गारंटी कौन देगा कि उत्तराखंड में जो लागू है यही यूसीसी जो भारत पूरे भारत देश के लिए आएगा? तो हमारी मुसीबत ये कि हमारे पास कोई मसौदा नहीं है कि इस पर हम चर्चा कर सकें। लेकिन अब एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन का, एक बड़े ऑब्जेक्टिव बताया जाता है यूसीसी के पीछे। तो इस चीज का हमारे पास सैंपल साइज कहां से आ गया कि यूनिफाइड लॉज जहां होंगे वही कंट्री नेशनल इंटीग्रेटेड होगी। नेशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है कंट्री की अपलिफ्टमेंट के लिए, इंटरनेशनल। लेकिन चलिए यूएसए का एग्जांपल लेते हैं। 50 राज्य हैं वहां, 50 के 50 की अपनी जो है सिटीजनशिप और अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और 40 के दशक से सुपर पावर बना हुआ है अंतरराष्ट्रीय स्तर। तो इस चीज का सैंपल साइज क्या है? एक जो बड़ी बात करी जाती है कि एक घर के अंदर एक जब सारे लोग रह रहे हैं तो क्या लोगों के लिए अलग अलग कानून का? बिल्कुल होता है। आप अपने घरों में से दौड़ाइए, हम प्रैक्टिकल तरफ से बात नहीं करते हैं। हर इंसान की जरूरत अलग होती है। छोटे बेटे के ऊपर अलग जिम्मेदारियां होती हैं, बड़े बेटे के ऊपर अलग जिम्मेदारियां होती है, घर की माँ के ऊपर अलग जिम्मेदारी होती है, घर की छोटी बेटी के ऊपर अलग जिम्मेदारी होती है, दादा दादी में अलग जिम्मेदारियां होती है। तो लोगों की जरूरत के हिसाब से उनके लिए कानून बनाए जाते हैं। और इस बात को समझिए कि जो डाइवर्सिटी की बात होती है, कंसेंसस की बात होती है, वो इस वजह से नहीं है कि हमारे भारत में अलग अलग रिलीजन है, वो इस वजह से है कि हमारे भारत में अलग अलग रिलीजन अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं। कश्मीर के मुसलमानों के कस्टम्स अलग हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के कस्टम्स अलग हैं, कश्मीरी हिंदू अलग है, कन्याकुमारी निवास करने वाला हिंदू अलग है। एक चीज को समझने की जरूरत है, जब इसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाओगे तो आपको ये देखना होगा क्या आप आर्टिकल 371 को अबॉलिश करोगे
इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो जो वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं। क्या आप ये इस चीज को करने के लिए आप प्रतिबद्ध बनोगे? हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। कोई भी विचार जब हम समाज में प्रस्तुत करेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एकीकरण हम इसमें करेंगे, सब लोग एकमुश्त होंगे। क्या आप वहां तक वो अवेयरनेस पहुंचा पा रहे हो? आप आए, आप लखनऊ के गोमती नगर किसी आलिशान ऑडिटोरियम में आपने यूसीसी पे लेक्चर दिया, लेकिन 10 किलोमीटर दूर फैजाबाद हाईवे पे झोपड़ी में रहने वाला शख्स को उसके बारे में अवेयर नहीं है, और आप एकीकरण की बात करते हो। आपको ये समझना होगा, रिफॉर्म बहुत अच्छी चीज है और रिफॉर्म का स्कोप हर रिलीजन में मौजूद है, लेकिन क्या रिफॉर्म का एकमात्र जरिया यूनिफॉर्मिटी ही है? इस चीज को देखने और समझने की जरूरत है। लगातार ये विमर्श का पार्ट रहा है। 1941 में जो है कमेटी बनी, हिंदू लॉ कमेटी। उसके बाद आप देखिए 2018 में 18वां लॉ कमीशन, 2023 में 21वां लॉ कमीशन। लगातार ये रिपोर्टें आई, विमर्श का पात्र रहा, लेकिन विफलता हमारी ये रही है कि हम कोई मसौदा नहीं दे पाए हैं। जब हमारे पास मसौदा ही नहीं रहता तो हम कैसे इस बात के ऊपर विमर्श कर सकते हैं क्या होगा? धन्यवाद। वन क्वेश्चन, यूसीसी ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में लागू क्यों नहीं किया गया? सिर्फ गोवा में लागू किया गया, उत्तराखंड में लागू किया, क्यों? ऐसा क्या कारण है? मैम देखिए, कोई भी सरकार जब किसी भी तरीके का कानून लागू करती है तो वो इस चीज को देख कर चलती है कि उसके पेबैक क्या होंगे, उसके नतीजे में सामने से पब्लिक की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा। और उनको भी मालूम है कि इतने बड़े लेवल पे आप जब सिविल मामला को चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको एक पब्लिक अवेयरनेस काम करना पड़ेगा, जो कि सरकारों की तरफ से मिसिंग रहा है। इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का, और ये साहसी कदम होगा। कोई भी सरकार, कोई भी सत्ताधारी पार्टी जब ये उठाएगी तो ये बहुत साहसी काम होगा, और ये साहसी काम वही कर सकेंगे जिसको ये मालूम होगा कि हमने इसकी फाउंडेशन सेट कर दी है। हमने नागा में बैठे हुए व्यक्ति के पास, कि जिसके पास जिससे भाई बहुत अच्छी बात हुई, टेक्नोलॉजी की बात हुई कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो शायद हम ये कर सकते। टेक्नोलॉजी आ चुकी, लेकिन क्या क्या जो कमेटी बनेगी, जो हाई लेवल कमेटी बनेगी, जो एक्सपर्ट्स में बैठेंगे इस चीज को ड्राफ्ट करने के लिए, क्या उसमें प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक ट्राइब, प्रत्येक रिलीजन के व्यक्ति को बैठाया जाएगा? आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम कितने ट्राइब्स के नाम जानते? तो जब सरकार को ये महसूस होगा कि इग्नोरेंस हमने अपनी छोड़ दी है और हमने जमीनी स्तर पर काम कर लिया, तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 सालों में नहीं हो सकता। ठीक है। अगेंस्ट एनी पॉइंट, वन पॉइंट, यूसीसी अगेंस्ट। मैम सबसे अगेंस्ट में सिर्फ यूसीसी के नहीं, मैं हर कानून के बारे में कहना चाहूंगा कि अविश्वास जब तक जनता के बीच बना रहेगा, कि समाज के एक भी तबके के अंदर कि ये हमारे लिए वाकईतन फायदे में है या नहीं है, तो उस कानून को आप सत्ता में आप चाहे तो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, आप प्रतिबद्ध हैं, लेकिन वो अविश्वास को मात्र बढ़ाने का काम करेगा। तो पहले अविश्वास को कम करने की जरूरत है, और जो बहुत भारी तादाद में बना होता है, अगर नहीं बना होता तब तक इम्प्लीमेंट हो जाता। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा अनिता मैम, आपकी बात में आगे बढ़ते हुए, कि हम सिर्फ दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से दो अनुच्छेद हैं जिन पर फोकस करते हैं, एक आर्टिकल 44, एक आर्टिकल 46, लेकिन आर्टिकल 39 बात नहीं करता है कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ, जो वाकईतन हमको इफेक्ट करता है, तो ये दिखाता है हमारे पिकअप चीज बिहेवियर। Okay, thank you. Okay, so participant, I have one question for you. Yes, sir. Can you kindly tell me about the positive impact that UCC has on the concept of secularism? डेफिनेटली सर। सर देखिए, सेकुलरिज्म की जो धारणा हमारे पास आई है वो कहाँ से आई? सेकुलरिज्म धारणा हमारे पास पश्चिम के देशों से आई है, कि जब मैग्ना कार्टा होता है और उसके बाद रेनेसा होता है, जब इनलाइटमेंट आती है और सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की बात करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि जो चर्च था, जो धार्मिक पक्षधर को रिप्रेजेंट करता, वो सरकार पर, सत्ता पर और मोनार्की पे इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि वो लॉज बनाता था। और आज उन्हीं, आप चर्च को रिप्लेस करिए अलग अलग, क्योंकि आप हमारा भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, आप उसको जो है मदरसे से, आप उसको उलेमा से, आप उसको जो है धार्मिक पंडितों से रिप्लेस करिए। उन्हीं के कावानीन हैं जो पर्सनल लॉज की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और जैसे जैसे वक्त रिवॉल्व होता जा रहा है तो हमारे पास नए कॉन्सेप्ट आए, जेंडर इक्वालिटी, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन चीजों का, इक्विटी, गुड कंसाइंस, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, ये चीजें उसमें शामिल नहीं है। उन चीजों को शामिल करने के लिए, रिलीजियस लॉस में शामिल नहीं, पर्सनल लॉस, उन चीजों को इंट्रोड्यूस कराएगा यूसीसी, जो कि नई जनरेशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और एक कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी इन प्रैक्टिकल टर्म्स इससे इंप्लीमेंट हो सकेगा।
Okay, thank you. हेलो आमिर, यस सर। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि दो शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, सुना है? जी जी। इनके बारे में बताइए। देखिए सर, जैसा कि मैंने उल्लेख करा, धर्मनिरपेक्षता के आप बारे में देखेंगे तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड चर्च एंड स्टेट, यानी चर्च जो होगा वो सरकार, स्टेट, राज्य के दिशा निर्देशों में, कार्यों में किसी भी तरीके में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और पंथ निरपेक्षता को अगर हम देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट होगा वो भी उस समाज में, उसकी टेरिटरी में निवास कर रहे अलग अलग लोगों के पंथों में से किसी पंथ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, उनकी मान्यताओं को वरीयता नहीं देगा। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे सामने देशों के एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जो खुद को सेकुलर इन नेचर कहलाते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टर्की, जो अपने आप को सेकुलर इन नेचर कहलाता है, जो कहता है कि धर्म हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन स्टेट ने धर्म को वरीयता दी हुई है, एक धर्म को, और उस धर्म के अनुसार अपने कार्य होते हैं। तो भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि जहां पर कोई भी धर्म पूर्ण रूप से स्टेट के अफेयर्स को अफेक्ट नहीं करता है। कोई भी धर्म, धार्मिक समुदाय का धार्मिक प्रीस्ट, उलेमा, चर्च ताल्लुक रखने वाला कोई भी गाइडलाइंस नहीं देता है। तो धर्मनिरपेक्ष देश भी है, और भारत एक पंथ निरपेक्ष देश भी है कि जहां पर बार बार आपको देखने को मिलेगा। भारत एक बड़ा अनोखा देश है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, 2004 के इलेक्शंस के बाद एक बहुत अभूतपूर्व भारत में घटना घटी थी कि जहां पर भारत का जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट, वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी मुसलमान से ताल्लुक रखता था। जो प्राइम मिनिस्टर था वो सिखिज्म से ताल्लुक रखता था, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था वो देश की मेजोरिटी को से ताल्लुक रखता था, और जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जो प्रेसिडेंट थी वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन थी। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष दोनों देश है, लेकिन यहाँ पर रिलीजन्स के ऊपर ऑपरेशन नहीं होता है। आपको अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करने का हक है, जैसा कि चाइना में होता है। ठीक है, धन्यवाद। Any other question? Proceed with next if any candidate is remained. Thank you and God bless you, all students. Thank you, organizers and participants. Good effort. You must learn those topics. There's advice. If you are unable to answer anything, it's not a bad thing. Just note down that. That's it. You will get something new. It's a learning process. Thank you. Thank you to the organizing team for organizing this wonderful event. And I would like to convey my best wishes to all the participants. All the best. Left हो जाए आप, organizing team, can we? Thank you, Vivek, and thank you, organizing team.